हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एम पॉली पर। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ही खास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका एग्जाम में ये टॉपिक आपको जो मैं पढ़ाने वाला हूं इसका एक क्वेश्चन आपको जरूर रखा हुआ मिलेगा एग्जाम में, क्योंकि ये मोस्ट पॉपुलर आपका टॉपिक है एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस क्या होता है, आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। किस तरह से आप एग्जाम में इसको लिख कर आएंगे, किस तरह से आपको पॉइंट्स बनाने हैं, वो मैंने इस टॉपिक में मेंशन कर दिया है। आप बिल्कुल जैसे मैं आपको बता रहा हूं यहां पर एज इट इज लिख कर आ जाइएगा और आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाएंगे। तो ये टॉपिक मोस्ट पॉपुलर टॉपिक है एग्जामिनर के हिसाब से। एग्जामिनर इससे क्वेश्चन रखता ही रखता है आपका एग्जाम में, और रखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि एबीसी एनालिसिस को जरूर पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज जो ये टॉपिक रहने वाला है, आप सभी ने कभी ना कभी, आप सभी बच्चों ने कभी ना कभी किसी ना किसी सुपरमार्केट में गए होंगे जहां पर आपका जरूरत का सामान मिलता है ना, जैसे विशाल मेगा मार्ट हो गया, इंडियन मार्ट्स हो गए, बहुत सारे इस टाइप के मार्ट्स बने हुए हैं जहां पर जरूरत की चीजें मिलती हैं। तो कभी आपने सोचा है कि वो किस तरह से सिस्टमेटिकली वे में चीजों को ऑर्डर करते हैं, किस तरह से स्टॉक को चेक करते रहते हैं, कौन सा सामान कितना बिक चुका है, किसकी ज्यादा जरूरत है, या कौन सा सामान कहां पर रखा हुआ है। बेसिकली ये सारा का सारा जो सेटअप है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जो उस मार्ट्स को चलाते हैं या उन मार्ट्स को ऑपरेट करते हैं, वो सारा का सारा एबीसी एनालिसिस के आधार पर ही किया जाता है। सिर्फ सुपरमार्केट ही नहीं, जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, कोई भी बिजनेस हो गया, कोई व्यवसाय हो गया, या आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गई, वो सभी जो अपने डेटा को व्यवस्थित करके रखती है वो एबीसी एनालिसिस के तहत ही रखती है। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहने वाला है बहुत खास। सभी बच्चे इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपका पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एबीसी एनालिसिस के बारे में। एबीसी एनालिसिस क्या होता है? एबीसी विश्लेषण एक प्रभावी इन्वेंट्री प्रबंध तकनीक है। इन्वेंट्री की आपकी एक क्या है, इफेक्टिव टेक्निक कहलाती है, जो विभिन्न वस्तुओं को उनकी महत्ता यानी उनकी इंपॉर्टेंस और मूल्यों के आधार पर 3 श्रेणियों एबीसी में विभाजित करती है, यानी उसके कॉस्ट के आधार पर, यानी उसकी इंपॉर्टेंस और कॉस्ट के आधार पर किसमें विभाजित किया जाता है? एबीसी में। किसको? वस्तुओं को। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि महंगी और महत्वपूर्ण वस्तुओं पर अधिक ध्यान दिया जाए और कम महत्वपूर्ण वस्तुओं पर कम, और संसाधन भी क्या है उनमें कम यूज किए जाए। यही कहलाता है आपका एबीसी एनालिसिस। इसमें एक और थ्योरी क्या कहती है उसको समझ लेते हैं। यह तकनीक पेरेटो प्रिंसिपल, जो आपका पेरेटो प्रिंसिपल होता है, पेरेटो प्रिंसिपल पर आधारित होती है, जो कहता है कि किसी भी समूह में 80% परिणाम केवल 20% कारणों से आते हैं। इट मीन्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो 80% रिजल्ट दे रही है तो उसके पीछे 20% जो होते हैं रीजंस होते हैं जिनकी वजह से वो 80% रिजल्ट निकाल पा रही है। किसके अकॉर्डिंग? पेरेटो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ये हमारा इकोनॉमिस्ट का एक प्रिंसिपल दिया गया है इकोनॉमिस्ट के द्वारा, जो अर्थशास्त्री हैं उनके द्वारा। इसी तरीके से एबीसी क्या कहता है? इसी प्रकार एबीसी विश्लेषण में कहा जाता है कि 80% मूल्य केवल 20% वस्तुओं से आता है जिन्हें ए श्रेणी में रखा जाता है। इट मीन्स जो महंगी वस्तुएं होती हैं वो अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके देती हैं, यानी जो मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा वो किससे मिलेगा? जो कीमती वस्तुएं होंगी, जो महंगी वस्तुएं होंगी। तो यही कहलाती है हमारी एबीसी। एबीसी आपकी एक इफेक्टिव इन्वेंट्री प्रणाली है। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री का मतलब होता है जो भी वस्तुएं हैं, कोई भी व्यापार की वस्तुएं हैं, किसी व्यक्ति के नाम है या चीजों के नाम की सूचियां हैं, उनका जो बच्चों जो उनकी क्वांटिटी होती है, जो मात्रा होती है, उनको ऑर्डर में रखना, उस मात्रा को एनालाइज करना, यही कहलाती है हमारी इन्वेंट्री। ठीक है, तो ये आपकी इफेक्टिव इन्वेंट्री प्रणाली है एबीसी एनालिसिस, जिसके द्वारा वस्तुओं को, चीजों को या नामों को क्या किया जाता है? एक सिस्टमेटिकली वे में क्या किया जाता है? ऑर्डर किया जाता है। ठीक है, यही हमारा कहलाता है एबीसी एनालिसिस। चलिए अब इसके उद्देश्य को समझ लेते हैं। एबीसी एनालिसिस किस किस टाइप से आपका होता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है, आज से एग्जाम में पूछा जाएगा ये, और आपको एक स्पेसिफिक रीजन भी दे सकता है। जैसे कि नंबर 1 है आपका महत्वपूर्ण वस्तुओं की पहचान करना। इसको एग्जाम में किस तरह से आपसे पूछेगा? एबीसी एनालिसिस बताइए, महत्वपूर्ण वस्तुओं की पहचान के आधार पर एबीसी एनालिसिस कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझते हैं, महत्वपूर्ण वस्तुओं की पहचान करना। इसका मतलब क्या होता है? ताकि उन वस्तुओं पर अधिक ध्यान और संसाधन लगाए जा सके, यानी जो आपकी इंपॉर्टेंट वस्तुएं हैं, जो महंगी वस्तुएं हैं, अगर मैं बात करूं जो आपकी कीमती वस्तुएं हैं, उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, जिससे क्या है और उन पर ज्यादा संसाधन लगाया जाए, जिससे आपको अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो सके। ठीक है, दूसरा है हमारा स्टॉक
का प्रभावी प्रबंधन, यानी स्टॉक मतलब जो आपकी जो शॉप है या जो आपका मार्ट है या जो आपकी दुकान है उसमें जो सामान है वो कितना है उसको एनालाइज करना, किस तरीके से आप उसका मैनेजमेंट करना, उसको किस तरीके से आप उसका प्रबंधन करते हैं, यह सुनिश्चित करना कि जरूरी वस्तुओं का स्टॉक हमेशा उपलब्ध रहे। यानी आपकी जो शॉप है या आपका जो शोरूम है उसमें जो जरूरी वस्तुएं हैं वो हर टाइम क्या होनी चाहिए, आपकी अवेलेबल होनी चाहिए। थर्ड हमारा लागत नियंत्रण, कॉस्ट को क्या करना है, कंट्रोल करना है। उच्च मूल्य वाली वस्तुओं पर सही प्रबंधन से अनावश्यक खर्च को रोका जा सके। कॉस्ट को कैसे करेंगे, मान लीजिए आपके पास महंगी वस्तु आप खरीद कर ला रहे हैं अपनी शॉप में और उसको वो सेल ही नहीं हो रही है, आप उस टाइप की वस्तु लेकर आ गए या उस टाइप का प्रोडक्ट आपने खरीद कर रख दिया अपनी दुकान में जो कि महंगा तो है लेकिन उसकी सेल्स क्या है, बहुत कम है, तो उससे क्या होगा, आपको दिक्कत हो जाएगी, आपको नुकसान हो जाएगा। इसी तरीके से समय और संसाधन को बचाना, कम महत्वपूर्ण वस्तुओं पर अधिक समय ना लगाकर प्रभावी प्रबंधन करें। यानी कम महत्वपूर्ण जो थोक में आपको वस्तुएं मिलती हैं, जो भारी मात्रा में आप खरीद सकते हैं, उन पर ज्यादा समय ना लगाएं आप, उसमें क्या करना है, आपको इफेक्टिवली मैनेजमेंट करना है। मान लीजिए आपकी शॉप में, आपकी कोई किराना शॉप है, उसमें आप 10 ब्रश लेकर आ जाते हैं, जो टूथब्रश होते हैं ना, जबकि वो तो हमारी डेली मर्रा जो हमारी रोजमर्रा की चीज है, रोज हम क्या करते हैं, ब्रश करते हैं टीथ को, दांतों को मांजते हैं ब्रश से, कुछ लोग हाथ का भी इस्तेमाल करते हैं। तो अब क्या है, मान लीजिए सेल्स उसकी ज्यादा हो रही है, आपने क्या किया, 10 लेकर आ गए, फिर उसके बाद फिर जा रहे हैं 10 लेने जा रहे हैं, फिर उसके बाद फिर जा रहे हैं 10 लेकर आ रहे हैं। इस तरह से क्या है, आपका समय भी लग रहा है और आपको जो है ज्यादा उसमें क्या करना पड़ रहा है, टाइम देना पड़ रहा है, और वो एक चीप वस्तु है, उसे क्या करें, आप थोक में लेकर आए, एक साथ बहुत सारे लेकर आ गए, बिकने तो है, खराब तो वैसे भी नहीं होने। तो यही कहलाता है जो हमारी कम महत्वपूर्ण वस्तुएं होती हैं उनको सही तरीके से क्या करना, उसमें समय को बचाना और सही तरीके से मैनेजमेंट करना। अब इनमें से किसी भी एक पर आपसे क्या कर सकता है, एबीसी एनालिसिस करा सकता है, ठीक है। जैसे कि महत्वपूर्ण वस्तुओं की पहचान करके आइडेंटिफाई कीजिए और उसका एबीसी एनालिसिस कीजिए। इसी तरीके से आपसे अगला क्वेश्चन कह देगा कि स्टॉक का प्रभावी प्रबंधन, यानी स्टॉक के आधार पर एबीसी एनालिसिस बताइए, लागत के आधार पर एबीसी एनालिसिस कीजिए, या समय की बचत या संसाधन के आधार पर एबीसी एनालिसिस कीजिए। ये सारे के सारे एबीसी विश्लेषण कीजिए, हिंदी में बोलते हैं एबीसी विश्लेषण। तो इस टाइप से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे एबीसी एनालिसिस से, मेरे लेक्चर पड़े हुए हैं, उसको देख लीजिएगा, मैंने उसमें डिस्कस भी किया था आपसे, और उसमें लाइटली मैंने हिंट भी दिया है किस तरीके से आप एग्जाम में उसको लिख कर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आपकी एबीसी श्रेणी होती है इसको पढ़ लेते हैं कि किस तरह से ए, बी और सी जो होता है, ये किस तरीके से आपकी इंपॉर्टेंस के आधार पर जो हमारी वस्तुएं होती हैं, जो चीजें होती हैं, जो सामान हम खरीदते हैं, तो जहां से हम लेकर आते हैं वो किस तरह से उसको मैनेज करते हैं, किस तरीके से उसको ऑर्डर में रखते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात कर लेते हैं ए श्रेणी, सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं। आपका जो एबीसी एनालिसिस है, मैंने आपको बताया ए, बी और सी 3 श्रेणियां हैं वस्तुओं को रखने की। ए में महंगी वस्तुएं जो ज्यादा महत्वपूर्ण है उनको रखा जाएगा और उनकी संख्या कम होगी। बी में आपकी मध्यम वर्ग की, जिनकी ना कीमत ज्यादा होगी ना कम होगी, मध्यम वर्ग की होगी, और उनका ध्यान भी कैसा होगा, आपका मध्यम रखा जाएगा। जबकि जो हमारी सी वाली होंगी वो वस्तुएं आ जाएंगी उसमें जिनका ध्यान क्या है, जिनका ध्यान आपको बहुत कम रखना पड़ेगा और मात्रा में बहुत ज्यादा होगी। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं ए श्रेणी को। सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं, मूल्य में योगदान। मूल्य में क्या योगदान रहता है, जो सबसे कीमती वस्तुएं होती हैं, आपने कोई शोरूम खोला है तो मूल्य में उसमें जो आपके पास जो सबसे कीमती वस्तु होंगी उसका योगदान क्या होगा उसको समझते हैं, ठीक है। मूल्य में योगदान यह कुल इन्वेंट्री मूल्य का 70 से 80% होता है। जैसे कि आपने एक कार शोरूम खोला, या आपने, चलिए कार को छोड़ दीजिए, आपने एक शोरूम खोला जैसे कि लकड़ी का, है ना, लकड़ी का जो कारखाना होता है, और उसका एक आपने शोरूम खोला, ठीक है। तो लकड़ी का जो सामान है वो आप अवेलेबल कराएंगे, तो लकड़ी के सामान में आपका बेड आ जाएगा, है ना, ड्रेसिंग आ जाएगी, स्टूल आ जाएगा, क्रॉकरी आ जाएगी, बहुत सारे सामान होते हैं ना। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सामान है, सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, बेड ही होता है, डबल बेड या सोफा सेट होता है, ठीक है। तो ये 2 पार्ट होते हैं। तो ये कुल इन्वेंट्री मूल्य का 70 से 80% होता है। तो लागत जो जिसमें आएगी सबसे ज्यादा वो किसमें आएगी, आपकी बेड में और आपका सोफा में आने वाली है ना, सोफा सेट में आने वाली है। तो सबसे ज्यादा पैसा किस पर लगेगा, उसी पर लगेगा, और कमाकर भी किससे मिलेगा, प्रॉफिट किससे मिलेगा, ज्यादा उन्हीं प्रोडक्ट से मिलेगा। बाकी आपका स्टूल हो गया, क्रॉकरी हो गया, वो छोटे आइटम है, तो उस पर कॉस्ट भी कैसी लगेगी, उतनी लगेगी, और जो रिटर्न मिलेगा वो भी उसी आधार पर मिलेगा। अब बात करते हैं मात्रा में भागीदारी। इनकी संख्या इन्वेंट्री की कुल मात्रा का केवल 15 से 20% होती है। यानी इनकी संख्या कितनी होगी, 15 से 20%, यानी कम से कम संख्या होगी। पैसा ज्यादा,
कीमत भी ज्यादा लगेगी, प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा और संख्या में क्या होंगे, कम होंगे। जैसे कि सिंगल बेड है, एक सोफा है, पैसे भी ज्यादा है, कीमत भी ज्यादा मिली है, रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा और क्वांटिटी कितनी है, सिंगल सिंगल, एक बेड एक सोफा। जबकि अगर मैं बात करूं इसका अपोजिट, जो हमारे स्टूल वगैरह होंगे, स्टूल होंगे, मेज होगी, टेबल होगी, उसकी चेयर्स होंगी, उनकी मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, उसमें लागत भी कम लगेगी और रिटर्न भी कम मिलेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं जो नंबर 1 पर आती है, नंबर 1 प्लेस पर कीमती होंगी, महंगी होंगी और खर्च कितना होगा उन पर, 70 से 80% खर्च होगा और प्रॉफिट भी उसी हिसाब से आएगा आपका। और लेकिन संख्या में क्या होंगी, वो आपकी कम होगी, 15 से 20% होगी। वो किसी भी बिजनेस में हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रबंधन की आवश्यकता। इन पर सबसे अधिक ध्यान और निगरानी की आवश्यकता होती है। बिल्कुल भाई, कीमती चीज है, ध्यान भी ज्यादा रखना पड़ेगा और निगरानी भी उसकी ज्यादा करनी पड़ेगी। नियमित चेक और सटीक प्रबंधन जरूरी है, उसको टाइम टू टाइम चेक भी करना पड़ेगा और उसको ठीक से क्या है, मैनेज करना पड़ेगा, सटीक आपको प्रबंधन उसका करना पड़ेगा, ठीक है। उदाहरण जैसे महंगे उपकरण, आपकी जो कीमती वस्तु होती है, महंगे उपकरण होगा इसमें। मुख्य मशीनरी के पार्ट्स, आपने कोई मशीनरी की शॉप खोल रखी है तो उसमें क्या है, मुख्य मशीनरी के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो आपको रखने पड़ेंगे। दुर्लभ कच्चा माल यानी रेयर, जो आपका रॉ मटेरियल होता है, जो आपको मुश्किल से मिलता है, वो आपको अवेलेबल कराना पड़ेगा, क्योंकि महंगा भी होगा, रेयर है तो महंगा भी होगा, ठीक है। इसी तरीके से अब बात करते हैं इसके उपाय के बारे में। तो इसका स्टॉक हमेशा उपलब्ध होना चाहिए। बिल्कुल, रेयर चीज है, मुश्किल से मिलेगी, स्टॉक आपके पास होना चाहिए। महंगी है, आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि यूज में आनी ही आनी है, ठीक है। तो ऐसे सारे वो जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, महंगे भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास हमेशा अवेलेबल होने चाहिए। इनकी गुणवत्ता और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। इनकी गुणवत्ता यानी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और इनकी आपूर्ति यानी ये अवेलेबल होने चाहिए हर टाइम स्टॉक में। तो ये कहलाती है हमारी ए टाइप की, जो आपकी ए श्रेणी होती है। ए श्रेणी में अब आप सुनिए, इसको एग्जाम में कैसे लिखना है। ए श्रेणी का जो मैंने आपको बताया है एबीसी एनालिसिस में, ए श्रेणी मैंने आपको बताई है, ठीक है। उसमें आपको लिखना कैसे है, अगर आपका लॉन्ग में आ जाता है तो लॉन्ग में आपको पूरा लिखना पड़ेगा जितना मैंने आपको बताया है। इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं किस तरह से, ए श्रेणी लिखेंगे, उसके बाद जो ये पॉइंट्स हैं, डायरेक्ट आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। जैसे ये कुल इन्वेंट्री मूल्य का 70 से 80% होता है, इसकी संख्या यानी इट मींस आप जो है ये हेडिंग्स हैं उनको स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट आप पॉइंट्स में इसको इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। उदाहरण लिख दीजिएगा, जरूरत हो तो उपाय लिख दीजिए, वरना कोई जरूरी नहीं है एग्जाम में, ठीक है। इसी तरीके से लिखाइएगा सिंपल लैंग्वेज में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बी श्रेणी में। बी श्रेणी क्या होती है, इसमें मध्यम महत्व वाली वस्तुएं, यानी जो मीडियम आपकी महत्व वाली, जो ना ही इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज्यादा जरूरी है और ना ही इतनी कम कि इनके बगैर काम ना चले, ठीक है। तो वो वस्तुएं सारी की सारी क्या आ जाती हैं, इसमें आ जाती है। जैसे कि नंबर 1, मूल्य का योगदान कितना रहेगा, ये कुल इन्वेंट्री मूल्य का 15 से 25% होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, आपकी जो इसमें लागत आएगी वो कितनी आएगी, 15 से 25% आएगी और रिटर्न भी उसी हिसाब से आपको मिलेगा, ठीक है। मात्रा की भागीदारी, इनकी संख्या इन्वेंट्री की कुल मात्रा की 30 से 35% होती है। यानी इसमें जो संख्या होगी, जो वस्तुओं की, जो प्रोडक्ट्स की संख्या होगी, वो क्या होगी, 30 से 35% होगी। जो हमारी ए श्रेणी की थी उसकी संख्या कम थी, लेकिन उसमें जनरेट क्या हो रहा था, पैसा ज्यादा हो रहा था। इसमें संख्या थोड़ी ज्यादा होगी लेकिन पैसा क्या है, थोड़ा कम जनरेट होगा। प्रबंधन की आवश्यकता, इस पर मध्यम ध्यान देने की आवश्यकता होती है। नॉर्मली आपको इसको ध्यान में रखना है और समय समय पर निगरानी जरूरी है। इसमें टाइम टू टाइम क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से उदाहरण की बात करें, सामान्य उपयोग के उपकरण, इसमें जो आपके जनरली यूज होने वाले जो उपकरण होते हैं वो यूज किए जाएंगे, रखे जाएंगे। मध्यम मशीनरी के पार्ट्स, यानी जो नॉर्मली जो मशीनरीज होती हैं उनके पार्ट्स अवेलेबल होने चाहिए। इसी तरीके से उपाय, इनका स्टॉक आवश्यकता के अनुसार प्रबंधित किया जा सकता है। जरूरत के हिसाब से इसको क्या करना पड़ेगा, आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं जनरल लाइफ में लेकर जाऊं, दोनों ए और बी को अगर मैं जनरल लाइफ में रखूं, जैसे कि आपकी मेडिसिन क्या है भाई, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है, किसी की तबीयत खराब है, ठीक है, तो मेडिसिन क्या हो गई, अनिवार्य हो गई, जरूरत की चीज हो गई, उसे चाहिए ही चाहिए क्योंकि बीमार है वो, तो वो कौन सी श्रेणी में जाएगी, आपकी ए श्रेणी में चली जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं आपकी बी श्रेणी की, बी श्रेणी में कौन सी, इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है कि उसके बगैर काम ना चले। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप टूथब्रश ही ले लीजिए। चलिए, टूथब्रश क्या है भाई, अगर बहुत ज्यादा जरूरत है, जरूरत तो इतनी ज्यादा पड़ेगी नहीं, अगर बहुत ज्यादा भी है तो आदमी क्या करेगा, हाथ से भी काम चला सकता है भाई, उंगली से पेस्ट कर लेगा अगर नहीं है। लेकिन अगर है तो फिर कोई बात नहीं, बी श्रेणी में आपका आ जाएगा, वहां पर अवेलेबल
करा सकते हैं हम। तो यही कह रहा है, इसका स्टॉक आवश्यकता के अनुसार क्या किया जा सकता है, प्रबंधित किया जा सकता है, मैनेजमेंट उसका किया जा सकता है जरूरत के हिसाब से। ठीक है, इतना जरूरी नहीं है कि हाँ उसके बगैर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सी श्रेणी, कम महत्वपूर्ण वस्तुएं। कम महत्वपूर्ण वस्तुएं मूल्य में योगदान, उसके आधार पर देखते हैं ये क्या होती है, लेस आपकी इंपॉर्टेंस होती है, इसमें इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। ये कुल इन्वेंट्री मूल्य का केवल 5 से 10% होती है, यानी पैसे का खर्च इनमें सबसे कम होता है। मात्रा में भागीदारी की बात करें तो इनकी संख्या इन्वेंट्री की कुल मात्रा का 50 से 60% होती है, यानी सबसे ज्यादा मात्रा में कौन होगी, यही होगी। जैसे कि मान लीजिए आप कभी किसी बर्तन वाले की शॉप में जाइए, तो बर्तन वाले की दुकान पर जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो बड़े बर्तन होते हैं ना, भगोने टाइप हो गए या फिर आपका जो बड़े कुकर वगैरह हो गए खाना बनाने के, या जो बड़ी डिशेस हो गई, उनकी मात्रा क्या होगी, उनकी संख्या कम होगी, संख्या में कम होंगे और वो महंगे भी होंगे। इसके अलावा दूसरे लेवल पर अगर हम आ जाए, सेकंड बी लेवल पर हम आ जाते हैं, तो बी लेवल पर जो हमारे प्लेट्स हो गई और इसके अलावा और बहुत सारी चीज हो गई, प्लेट हो गई, डोंगे हो गए, है ना, जो बाउल्स होते हैं हमारे वो हो गए, तो उनकी संख्या क्या होगी, थोड़ी कम होगी, उनकी संख्या क्या होगी, उनसे ज्यादा होगी। जो हमारे स्टार्टिंग वाले मैंने आपको बताया ना, बड़े जो बर्तन होते हैं उनकी संख्या क्या होगी, उनसे कम होगी। लेकिन क्या है, प्रॉफिट भी उसी हिसाब से उनका मिलेगा, 20 से 25% के बीच में रहेंगी वो। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें अपोजिट होगा, इसमें पैसे कम होंगे, कीमत क्या होगी, इसमें कम होगी, 5 से 10% उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन मात्रा क्या होगी, बहुत ज्यादा। जैसे चम्मच हो गए, है ना, प्लास्टिक के सामान हो गए, जो छोटे छोटे सामान होता है प्लास्टिक का, उसका क्या होता है, उसमें संख्या बहुत ज्यादा होगी लेकिन कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। तो यही कहलाता है हमारा, यहां पर क्या होता है, संख्या इन्वेंट्री 50 से 60%, यानी संख्या में बहुत ज्यादा, और अगर मूल्य में योगदान करें तो 5 से 10%। कीमत क्या है उनकी, कम, लेकिन संख्या ज्यादा, सी में। बी में मध्यम रहेगी, कीमत भी मीडियम और साइज भी क्या है, उनकी संख्या भी मीडियम। जबकि ए में संख्या कम और कीमत ज्यादा, उल्टा रहता है। और जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करके देती है वो कौन सी श्रेणी की होती है, हमारी ए श्रेणी की वस्तुएं होती हैं। प्रबंधन की बात करते हैं, इन पर कम ध्यान दिया जाता है, बिल्कुल कम ध्यान दिया जाएगा। इन्हें थोक में खरीदा जाता है, थोक में यानी भर के लेकर आया जाएगा, 1-2 नहीं खरीदी जाएंगी, ये 10, 20, 12, 50 या उससे ज्यादा खरीदी जाएंगी। ठीक है, तो ये सी श्रेणी में आपकी वस्तुएं आ जाती हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि आपके नट्स हो गए, एज ए इंजीनियर अगर हम देखें तो हमारे नट्स हो गए, नट क्या होते हैं, छोटा पार्ट है, छोटा कंपोनेंट है, तो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या कर सकते हैं, हम उसको परचेज कर सकते हैं। अगर उसी के अपोजिट अगर मैं बात करूं, मान लीजिए कार का इंजन है या कोई और कंपोनेंट है जो कि बड़ा है, तो उसको क्या है, आप इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं खरीद सकते हैं जितने में आप क्या कर सकते हैं, नट या बोल्ट को खरीद कर सकते हैं। स्क्रू हो गया, छोटा कच्चा माल हो गया, तो इसको क्या है, ज्यादा मात्रा में हम खरीद सकते हैं। ठीक है, उपाय, इसकी खरीद एक बार में बड़ी मात्रा में की जाती है। अगर आपको कभी भी, अब चलिए अब हम इसको अपनी लाइफ से रिलेटेड करते हैं, आपकी लाइफ से रिलेटेड करते हैं। आप किसी एक शोरूम में काम कर रहे हैं जो कि कार का शोरूम है, और आज से उस कार के शोरूम का जो ओनर है वो कह देता है कि ये आपकी पार्ट्स हैं, उसने पार्ट्स के सबके नाम बताए आपको, उसकी एक सूची बना कर दी, और उसने कहा कि इन पार्ट्स की कॉस्ट यानी कीमत के आधार पर और इन कंपोनेंट्स के जो भी आपके कंपोनेंट्स हैं उनके नाम के आधार पर एबीसी एनालिसिस कीजिए। किस तरीके से करेंगे, तो मैंने आपको बताया, जो आपकी महंगी वस्तुएं हैं, जो जिनकी क्वालिटी अच्छी है और जो महंगी वस्तुएं हैं, तो उनको कहां पर रखेंगे आप, ए कैटेगरी में रखेंगे। उन सबको किस में लेकर जाना है, ए कैटेगरी में लेकर जाना है। जितनी भी बड़ी वस्तुएं हैं उन सबको क्या है, जो भी आपके बड़े कंपोनेंट्स है कार के, उनको ए श्रेणी में रखेंगे और उनकी कॉस्ट को उसमें ऐड कर देंगे। इसी तरीके से जो मीडियम लेवल के पार्ट्स होंगे, जिनकी कॉस्ट भी मीडियम लेवल की होगी, उसको किस में लेकर आएंगे, बी लेवल की श्रेणी में लेकर आएंगे, आप उसको बी की कैटेगरी में रखेंगे। और इन द लास्ट मैंने आपको बताया, नट, बोल्ट, स्क्रू, कच्चे माल जो छोटा माल होता है, उन सबको क्या है, आप जो क्वांटिटी में बहुत ज्यादा होंगे और कॉस्ट क्या होगी उनकी कम होगी, उसको किस में रखेंगे, हम सी की श्रेणी में रखेंगे। तो यही बेसिकली आपका कहलाता है एबीसी एनालिसिस। और अगर आपको परचेज करने के लिए कह दे ऑनर, जो आपका जो ऑनर है जहां पर आप काम कर रहे हैं, अगर वो परचेज करने के लिए कह दे, तो आप क्या करेंगे, परचेज भी उसी आधार पर करेंगे। पहले ए श्रेणी को देखेंगे कि इसमें कितना पैसा लगाना है और कौन से जरूरी कंपोनेंट है जो मुझे लेकर आने हैं, जो हर टाइम क्या है शोरूम के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए। इसी तरीके से बी में आप नॉर्मल खर्च कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सी वाले में इसमें आप
हिसाब से या इसमें ज्यादा भी आप खर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है बड़ी मात्रा में लेकर आए जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि बार बार इसके लिए आपको जाना पड़े। ठीक है, तो इस तरीके से एबीसी एनालिसिस आपका मदद करता है आपको सेलिंग में भी और परचेसिंग में भी। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसके स्टेप्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपसे स्टेप पूछ लेता है, जरूरी है तो लिखने हैं एग्जाम में, अगर वो कह रहा है तो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है लिखने की। वो कहेगा आपसे कि स्टॉक के आधार पर एबीसी एनालिसिस कीजिए, अगर आपका लॉन्ग में आ जाता है तो आप बिल्कुल पूरा लिखेंगे। एबीसी विश्लेषण की जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है वो पूरी लिखनी है। उसके बाद ए श्रेणी में उसके उपयोग लिखने हैं, उसके उपाय लिखना चाहे तो लिख दीजिए, वरना छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और उसके मूल्य का आकलन, ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर आपका शॉर्ट में आ जाता है एबीसी एनालिसिस कीजिए, अगर स्टेप्स की बात करता है तो लिखना है, अदरवाइज इसको नहीं लिखना है। ठीक है, ये फिर भी मैंने इंक्लूड कर दिया, कभी आपसे पूछ ले, एग्जाम में पॉसिबिलिटी है शायद आ जाए। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लेता है शॉर्ट में लिखने के लिए कह देता है कि सर शॉर्ट में लिख के बताओ, तो शॉर्ट में क्या करेंगे, आपको सबसे पहले डेफिनेशन लिख देनी है, सिर्फ एबीसी एनालिसिस की डेफिनेशन लिख देनी है। उसके बाद ए श्रेणी में आपको लिख देना है कि उच्च मूल्य की वस्तुएं और क्या है जिसकी कीमत ज्यादा होती है और संख्या कम होती है। उसके बाद उसमें थोड़ा सा ब्रीफली आपको लिख देना है, 2-3 पॉइंट्स आपको लिख देने हैं। उसी तरीके से बी के 2-3 पॉइंट और सी के 2-3 पॉइंट लिख देने हैं। ये आपका 2.5 यानी आपका 2.5 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। चलिए प्रोसेस को समझ लेते हैं। नंबर 1 प्रोसेस है वस्तुओं की सूची तैयार करें। वही मैंने आपको बताया, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में क्लियरली बता दिया है, वही स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे जब आप एबीसी एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला काम क्या है, वस्तुओं की सूची तैयार करना। इन्वेंट्री में उपलब्ध सभी वस्तुओं की सूची बनाएं। जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, जो आपके सुपरमार्केट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी इसी तरीके से क्या करते हैं, इन्हीं स्टेप को फॉलो करते हैं और अपने स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, वो वस्तुओं की सूची तैयार करते हैं। उनके पास वस्तुओं की ऑलरेडी क्या होती है, सूची मौजूद होती है। ठीक है, इन्वेंट्री में उपलब्ध सभी वस्तुओं की एक सूची बनाएं। जितनी भी वस्तुएं इनके शोरूम के अंदर या जो भी जितनी भी उनके मॉल के अंदर या मार्ट के अंदर जो वस्तुएं मौजूद है, उनकी क्या होती है, उनके पास एक सूची होती है वस्तुओं की। सेकेंड स्टेप क्या होता है, प्रत्येक वस्तु का वार्षिक उपभोग और मूल्य ज्ञात करें। प्रत्येक वस्तु का वार्षिक उपभोग और मूल्य ज्ञात करें, इसका मतलब प्रत्येक वस्तु का वार्षिक उपयोग यानी जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, कितनी मात्रा में वो प्रत्येक वर्ष उपयोग में लाई जा रही है, और प्रति यूनिट लागत लिखें, इसमें कितनी यूनिट इसकी लागत जा रही है। मान लीजिए एक प्रोडक्ट है, वो साल में, एक मान लीजिए यही प्रोडक्ट ले लीजिए। ठीक है, ये प्रोडक्ट साल में 12 बिक रहे हैं, एक साल के अंदर कितने जा रहे हैं, 12। इट मींस एक महीने में एक जा रहा है आपका, और इसकी कॉस्ट क्या है, मान लीजिए इसकी कॉस्ट 2000 या 5000 रुपए है। ठीक है, तो 5000 के हिसाब से आप क्या करेंगे, उसकी प्रति यूनिट क्वांटिटी निकाल लेंगे। तो 5 के हिसाब से अगर ये 12 जा रहे हैं तो 12×5 60 यानी 60,000 रुपए का इसमें कॉस्ट आपकी जा रही है। तो इस तरीके से प्रत्येक वस्तु का, जो जितनी भी वस्तु है, उन सभी का वार्षिक उपभोग निकाला जाता है और उसका मूल्य के आधार पर निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करते हैं, वो कुल वार्षिक लागत का हिसाब लगाएं, यानी पूरे साल में कितनी लागत आई। तो वो कैसे लगाते हैं, प्रत्येक वस्तु की वार्षिक लागत बराबर क्या होती है, वार्षिक उपयोग गुणा प्रति यूनिट, यानी पूरे साल में कितना यूज हुआ है ये और कितनी इसकी कीमत है। इसी हिसाब से क्या करते हैं, कुल वार्षिक लागत निकालते हैं। तो वो सारे प्रोडक्ट्स की, जो महंगे होते हैं उनकी भी, जो सस्ते होते हैं उनकी भी, और जो मीडियम होते हैं उनकी भी, सबकी क्या करते हैं, एक रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं। देन उसके बाद क्या करते हैं, वस्तुओं को कुल मूल्य के अनुसार क्रमबद्ध करें वस्तुओं को कुल मूल्य के अनुसार क्रमबद्ध करें। उच्चतम मूल्य वाली वस्तुओं से लेकर निम्नतम मूल्य वाली वस्तुओं तक सूची बनाएं। वही जो मैंने भी आपको बताया, जो उच्चतम मूल्य वाली है उनकी सूची अलग बनानी है, जो मीडियम वाली है उनकी अलग बनानी है, और जो आपकी न्यूनतम वाली यानी जो कम यूज होती है उनकी एक अलग सूची बना लेनी है। 5वां पॉइंट क्या करना है, कुल मूल्य का प्रतिशत निकाले। कुल मूल्य का प्रतिशत निकाले, यानी प्रत्येक वस्तु के कुल मूल्य का परसेंटेज निकालना है, यानी जितनी भी आपकी वस्तुएं हैं उनका क्या निकालना है, कुल परसेंटेज निकालना पड़ेगा, यानी कितनी वस्तुएं कितने परसेंट बेची जा रही हैं या कितनी परसेंट बिक रही हैं। उसी आधार पर क्या करेंगे, मान लीजिए अब इसकी सेल कम हो गई, एक साल बढ़िया थी, अगले साल इसकी सेल कम हो गई, तो अब क्या है, इस पर पैसा कम खर्च किया जाए, क्योंकि ये क्या है, महंगा प्रोडक्ट है, इसकी सेल कम हुई है, तो इसको क्या है, कम ही परचेस करना है ताकि हम कहीं और पैसा लगा सके। ठीक है, नेक्स्ट 6 हम बात करते हैं, पॉइंट नंबर 6, वस्तुओं को एबीसी श्रेणी में बांटे। अब लास्ट में क्या कर देना है, एबीसी श्रेणी में बांट देना है, वही हमारा एबीसी एनालिसिस होता है। जैसे ए श्रेणी में वस्तुएं जो कुल मूल्य का 70-80% योगदान दे रही हैं, यानी कुल मूल्य का जितना भी आपका पैसा है 70 से 80% वही जनरेट करके दे रही हैं, तो ए श्रेणी में आ जाएगी। बी श्रेणी
बी श्रेणी में वस्तु जो कुल मूल्य का 15 से 25% योगदान देती है, यानी ये मीडियम लेवल की वस्तु आ जाती है जो 15 से 25% योगदान दे रही हैं। इसी तरीके से सी में कौन सी आ जाती है आपकी वस्तुएं जो कुल मूल्य का 5 से 10% योगदान देती हैं, यानी इसमें संख्या जो होती है कीमत क्या है कम लगती है और जो हमारी इसमें संख्या होती है वो मात्रा क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो जो हमारा ए श्रेणी है उसमें कॉस्ट ज्यादा क्वांटिटी कम, ठीक है। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं कॉस्ट ज्यादा क्वांटिटी कम। बी में आपकी कॉस्ट भी मीडियम और क्वांटिटी भी मीडियम। सी में हमारी कॉस्ट कम और क्वांटिटी ज्यादा, अपोजिट होता है, ठीक है। तो ये था हमारा एबीसी एनालिसिस। किस तरह से बड़े बड़े जो बिजनेसेस होते हैं वो अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, किस तरह से वो स्टॉक्स को मैनेज करते हैं। तो ये सारा का सारा जो खेल है बच्चों वो सारा का सारा आपका एबीसी एनालिसिस के इंटरनल आता है, ठीक है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को एबीसी एनालिसिस समझ में आ गया होगा और एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज आपको लिख कर आ जाना है। बहुत आसान पॉइंट्स में मैंने यहाँ आपको समझा दिया है, आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो 7 तारीख में आपका एग्जाम रहने वाला है आई थिंक। तो सभी बच्चे मेहनत करिए और बढ़िया मार्क्स लेकर आइए। सभी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और सभी बच्चे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कर दिया करो बच्चों, ठीक है। आपको लेक्चर कैसा लगा या आप किस और टॉपिक पर आपको कंफ्यूजन तो नहीं है किसी भी टॉपिक पर, मैं उसके लिए भी आपके लिए सॉल्यूशन ले आऊंगा, ठीक है। तो सभी बच्चे मेहनत करते रहिए, मिलता हूं आपसे इसी तरह के और इंटरेस्टिंग लेक्चर में हम करते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही सभी बच्चों के लिए, थैंक यू।